नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट PDF लाए हैं जो कि कंप्यूटर की है। कई समय से कई स्टूडेंट की डिमांड थी कि उन्हें पेपर 3 की महत्वपूर्ण यूनिट चाहिए है, तो उन्हीं की विशेष डिमांड पर आज कंप्यूटर की नई PDF भी आ चुकी है जो कि 62 पेजेस की है। हस्तलिखित टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं और आपकी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अन्य कंपटीशन एग्जामों के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण PDF है, क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अब पेपर 3 की ऊर्जा, पर्यावरण और कंप्यूटर और ऐसी 3-4 PDF आ चुकी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से परचेस कर सकते हैं। नहीं तो हम जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 7067923410, इस पर संपर्क करके परचेस कर सकते हैं। और इस बार की PDF बहुत ही सस्ती रखी गई है, आपकी डिमांड पर 59 रुपीज़ 59 रुपये की PDF है। MPPSC प्रीलिम पेपर 3 यूनिट 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे और संपूर्ण हमारी जो PDF है इसका रिव्यू भी करेंगे कि आपको हमारी इस PDF में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस ई इलेक्ट्रॉनिक, इसका अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचनाएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ई गवर्नेंस कहलाता है। इसकी उत्पत्ति जो है 1970 के दशक में हुई थी। यह 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है एवं 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना है। तो ई गवर्नेंस ई इलेक्ट्रॉनिक, किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचनाएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस की जो उत्पत्ति है वह 1970 के दशक में हुई थी। और ई गवर्नेंस के उद्देश्य पर यदि चर्चा करें तो ई गवर्नेंस की प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: शासन दक्षता में सुधार, पारदर्शिता व जवाबदेहिता लाना, नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार। सर्वप्रथम तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य कि शासन दक्षता में सुधार आए, पारदर्शिता व जवाबदेहिता लाना, किसी भी चीज़ में नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराना, व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार लाना। ई गवर्नेंस भी प्रमुख स्तंभ, ई गवर्नेंस की प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित है। सर्वप्रथम तो लोग, संसाधन, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी। लोक, संसाधन, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, यह प्रमुख 4 आधार स्तंभ हैं। और ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार कौन कौन से हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, G2G मतलब सरकार से सरकार, यह सहभागिता के माध्यम है। G2C सरकार से नागरिक मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, और G2B कंज्यूमर टू बिजनेस सरकार से व्यापार भी सहभागिता के प्रकार हैं। G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सरकार से कर्मचारी ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रमुख प्रकार हैं। अब बात आती है कि ई गवर्नेंस की, जब हमने उद्देश्य के बारे में जाना या ई गवर्नेंस के बारे में जाना, तो ई गवर्नेंस से लाभ कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम तो यह लाभ है कि सरकारी प्रक्रिया सरल बनाती है ई गवर्नेंस। इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आती है। इससे जनता व सरकार के बीच पारदर्शिता संबंधों का निर्माण होता है ई गवर्नेंस के माध्यम से। इससे व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन होता है। तो सर्वप्रथम ई गवर्नेंस से सरकारी प्रक्रियाएं सरल बनती हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आती है। इससे जनता व सरकार के बीच पारदर्शी संबंधों का निर्माण होता है। इससे व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन होता है। तो कुल मिलाकर ई गवर्नेंस हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद में जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर का पूर्ण रूप, तो COMPUTER से जो कंप्यूटर बना है इसके बारे में जानते हैं। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिसिपेटली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब एक ऐसा यंत्र जिसका उपयोग शिक्षा, टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ सर्च करने में किया जाता है उसे कंप्यूटर कहते हैं। आज के समय में कंप्यूटर का बहुत ही मात्रा में उपयोग है। तो प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? प्रोसेसिंग एक बेसिक सा शब्द है। तो डाटा पर की जाने वाली
उन क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। एक बार पुनः देखते हैं, 3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। तो डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब सूचना किसे कहते हैं अभी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे संसाधित एवं संगठित किया जाता है तो प्राप्त डेटा को सूचना कहते हैं। जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए संसाधित एवं संगठित किया जाता है तो प्राप्त डेटा को सूचना कहते हैं। कीबोर्ड की प्रमुख कुंजियां कौन कौन सी होती हैं? तो अपन आपको बताएं, कंट्रोल की, एंटर, शिफ्ट, बैकस्पेस, फंक्शन एवं एस्केप। तो इस प्रकार से कीबोर्ड की प्रमुख कुंजियां यदि पूछी जाती हैं तो आप इसको एक चार्ट के रूप में ही बना सकते हैं। ये ऐसे बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कंट्रोल, एंटर, शिफ्ट, बैकस्पेस, फंक्शन एवं एस्केप या कीबोर्ड की प्रमुख कुंजियां होती हैं। माउस के प्रमुख कार्य भी यहाँ पर बताए गए हैं और माइक्रोफोन और प्लॉटर, प्रोजेक्टर और साथ ही साथ एक प्रमुख चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर यहाँ पर हम देखेंगे जो कि आने की संभावना है 5 मार्कर में। चलिए देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक साइड और एक साइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अति आवश्यक है और जबकि कंप्यूटर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक नहीं होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आवश्यक है एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आवश्यक नहीं होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यह हार्डवेयर को संचालित कर एप्लीकेशन को रन करता है। यह हार्डवेयर को संचालित भी करता है एवं एप्लीकेशन को रन करता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है प्रयोगकर्ता द्वारा किए गए कार्य को ही करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह महंगे होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सस्ते होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली बात है जब वह यूज ज़्यादा है, उपयोगी है तो महंगी होंगी और इनका आवश्यक इतने नहीं है तो यह सस्ती हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इन्हें विकसित करना जटिल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको विकसित करना जटिल होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनको विकसित करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इस प्रकार से हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर जाने। एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अति आवश्यक है एवं कंप्यूटर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यह हार्डवेयर को संचालित कर एप्लीकेशन को रन करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ता द्वारा किए गए कार्य को ही करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह अत्यंत महंगे होते हैं एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह सस्ते होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इन्हें विकसित करना अत्यंत जटिल होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन्हें विकसित करना अपेक्षाकृत आसान होता है। यहाँ पर हमको बता दें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजी की लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, सोशल, रोग एवं उपचार, एथिक्स, हिंदी, मध्य प्रदेश विशेष, पॉलिटी, जियोग्राफी, कंप्यूटर, ऊर्जा, पर्यावरण आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। एवं प्रारंभिक परीक्षा में भी आप हमारे यूनिट 7, 8, 9, 10 आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। इसके बाद मशीनी भाषा की प्रमुख कमियां कौन कौन सी हैं इस पर भी हम चर्चा करते हैं। इसमें प्रोग्राम तैयार करना कठिन होता है मशीनी भाषा में, इसमें गलतियों की संभावना अधिक होती है और आपको प्रेजेंट माइंड के साथ काम करना पड़ता है। मशीनी भाषा में गलतियों में सुधार करना कठिन होता है, यदि एक बार गलती हो जाए तो इसमें सुधार करना कठिन होता है। और इसके बाद में जो है ई गवर्नेंस के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से, जैसे कि हमने ई गवर्नेंस के उद्देश्य के बारे में जाना, लाभ के बारे में जाना, तो इसके माध्यम से कौन कौन से कार्य होते हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड का सत्यापन ई गवर्नेंस के द्वारा ही होता है। ऑनलाइन ट्रेन, बस, हवाई जहाज की टिकट बुक करना, बिजली, पानी, टेलीफोन, डीटीएच, मोबाइल आदि के ऑनलाइन बिल भर सकते हैं। तो इस प्रकार से ई गवर्नेंस के द्वारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड का सत्यापन होता है। ऑनलाइन ट्रेन, बस, हवाई जहाज की टिकट बुक कर सकते हैं। बिजली, पानी, टेलीफोन, डीटीएच, मोबाइल आदि के ऑनलाइन बिल भर सकते हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से। शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका पर यदि हम चर्चा करें तो 11 मार्कर में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्कर में भी। इंटरनेट शिक्षा क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में लगभग सभी अपनी समस्याओं और प्रश्नों के लिए सर्वप्रथम गूगल पर ही सर्च करते हैं, जो कि सामान्य जीवन में भी दृष्टिगोचर हो रहा है। यदि मैं कोई भी चीज़ किसी शहर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई स्थान पर या पढ़ाई में भी कुछ समझ में नहीं आ तो सर्वप्रथम हम गूगल पर ही सर्च करते हैं। इंटरनेट पर लगभग सभी विषयों पर बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध है। यदि हम एक साइट खोलते हैं तो उसके माध्यम से हमें कई जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी खोजा जा सकता है। देश में शिक्षा
के समक्ष जो सबसे बड़ी बाधा है वह है शिक्षा की लागत, परंतु इंटरनेट ने इस बाधा को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया है। अभी कोरोना काल में भी आपने देखा, यदि बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए हैं तो वह इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही संचालित कर पाए हैं, नहीं तो 1.5 साल तक वह घर में बैठकर अपनी शिक्षा से वंचित रहते। उसकी अपेक्षा इंटरनेट का महत्वपूर्ण उपयोग रहा है कि अपने घर पर बैठकर अपने टीचर के माध्यम से अपने स्टूडेंटों के, अपने सहपाठियों के साथ ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से घर बैठे ही अपनी शिक्षा को प्राप्त कर पाए हैं। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार भी संभव हो गया। आप जितना पढ़ा था उसके अलावा अन्य भी सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। इंटरनेट ने शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संचार को सुगम बनाने का भी कार्य किया है। यह इंटरनेट की विशेष तरीके इंटरनेट ने शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संचार को सुगम बनाने के भी कार्य किए हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है। और इसके बाद जो है स्पेस इंटरनेट के बारे में भी आपको वर्चुअल रियलिटी इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज को वास्तविकता के नज़दीक लाने व जीवंत बनाने के लिए उसमें त्रिआयामी प्रभाव डाला जाता है, जैसे लॉगिन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन। यह प्रमुख रूप से होता है। पेन ड्राइव आंकड़ों को संग्रह करने वाला उपकरण है। इसके माध्यम से कंप्यूटर की सूचना को दूसरे कंप्यूटर में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो पेन ड्राइव की सुविधा के माध्यम से आज अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही फायदा हो रहा है। MS वर्ड वगैरह के बारे में भी आप हमारे इस PDF में जानेंगे। विंडोज और मशीनी कूट भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? तो निम्न स्तरीय भाषा बाइनरी, मध्य स्तरीय भाषा नॉमिनल कोड एवं जो उच्च स्तरीय भाषा होती है वह बेसिक, C++ एवं जावा, यह प्रमुख भाषाएं होती हैं। तो कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं, एक तो निम्न स्तरीय भाषा जो कि बाइनरी आती है, इसके अंतर्गत मध्य स्तरीय भाषा नॉमिनल कोड आता है, उच्च स्तरीय भाषाएं बेसिक C++ एवं जावा आदि प्रमुख रूप से आती हैं। एवं साथ ही साथ DVD के बारे में भी आपको फ्लॉपी डिस्क, रोम, रैम आदि सभी की, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन, अर्विकस डाटा किसे कहते हैं? डाटा तथ्यों और आंकड़ों का समूह डाटा कहलाता है। एक होता है संख्यात्मक डाटा, दूसरा होता है चिन्हात्मक डाटा। तो यह भी आपको हमारे इस PDF में प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्मार्टफोन और कंप्यूटर की प्रमुख पीढ़ियाँ, मोबाइल फ़ोन की पीढ़ियों को वर्णन की। पहली शून्य पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी एवं पाँचवीं पीढ़ी आदि समस्त विस्तृत जानकारी। उच्च स्तरीय भाषा, कृत्रिम बुद्धि, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के नाम। तो कंप्यूटर के विभिन्न भाग मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एवं साउंड कार्ड, प्रिंटर आदि कंप्यूटर के विभिन्न भाग के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ आपको सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्व चुनौती को बताती है भारत में संबंध भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आप आज ही इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ लें। और जैसा कि PSC के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपको ज्ञात हो, कैलेंडर जारी किया जा चुका है। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा की डेट 24 अप्रैल, मतलब प्रारंभिक परीक्षा 2021 की डेट 24 अप्रैल दी गई है। मुख्य परीक्षा की डेट भी अप्रैल में ही दी गई है और जल्द से जल्द रिजल्ट आने की भी संभावना भी है। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। यदि हम तैयारी करते हैं तो एक न एक दिन हमें उसकी सफलता जरूर प्राप्त होती है। आज ही आप अवसर का लाभ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो की लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा नहीं तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410, इस पर जाकर भी हमारे हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।